नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पैसों को लेकर हमेशा उलझन में रहते हैं, अगर आप बार बार सोचते हैं कि आखिर फाइनेंस की इतनी बातें लोग कैसे समझ लेते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज न रहे बल्कि आपके लिए काम करने लगें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है द फाइनेंस बुक। एसी हुसैन और स्टुअर्ट वार्नर की लिखी हुई एक ऐसी गाइड जो आपको फाइनेंस की दुनिया से डरने नहीं बल्कि उसे समझने और उस पर राज करने का हुनर सिखाती है। मुझसे तो तेजिस करने का प्याओ। सोचिए, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हों और लोग टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश फ्लो, फाइनेंशियल रेशियो जैसी टर्म्स की बात कर रहे हों, क्या आप सिर्फ सिर हिलाकर रह जाते हैं? क्या आपको अंदर से लगता है कि काश कोई होता जो मुझे ये सब आसान भाषा में समझा देता? यही काम करता है द फाइनेंस बुक। इस वीडियो में हम आपको इस किताब का सार बताएंगे, लेकिन सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं। हम हर उस मोमेंट को पकड़ेंगे जब आप खुद को इस किताब में देखेंगे। जैसे जब आप पहली बार कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों और डर लग रहा हो, इस किताब की कुछ बातें आपके उस डर को समझाती हैं। या फिर जब आप अपनी पहली सैलरी से सेविंग शुरू करने का सोचते हैं, यह किताब बताती है कि कैसे हर छोटा फैसला बड़े रिजल्ट ला सकता है। द फाइनेंस बुक न सिर्फ बिजनेस वालों के लिए है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। इसमें कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गाइड है जो हर पेज पर कहता है यू कैन डू इट। हमारी कोशिश है कि हर किताब आपके दिल और दिमाग दोनों से जुड़ सके। हम सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे के जज्बात को आपके सामने लाते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी बात को फील नहीं करते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, नॉलेज नहीं बनती। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर रोज हम लेकर आते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच को नया मोड़ देंगी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। चैप्टर 1, फाइनेंस से जुड़े 5 मुख्य प्रश्न। क्या वजह है कि कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल लेते हैं जबकि बाकी लोग अपने छोटे से स्टार्टअप को भी ठीक से चला नहीं पाते? जवाब छिपा होता है फाइनेंस की समझ में। एक छोटे शहर का लड़का है राज, जो अपने पापा की पुरानी दुकान को एक नया रूप देना चाहता है। उसे बिजनेस का पैशन तो है, लेकिन नंबरों से डर लगता है। बजट, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ये सब सुनते ही उसके माथे पर पसीना आ जाता है। लेकिन जब तक वो ये नहीं समझेगा कि उसके पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किस काम में लग रहे हैं, तब तक उसका सपना अधूरा ही रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी से पूछा जाए क्या आपका बिजनेस मुनाफे में है, तो ये क्या आपके पास कैश है? आपने जिस चीज में निवेश किया उसका फायदा हुआ? बोलिए, क्या आपका बिजनेस आने वाले टाइम में टिक पाएगा? और क्या आप अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो? तो क्या वो तुरंत बिना हिचक जवाब दे पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर ये 5 सवालों के जवाब क्लियर हों, तो फिर चाहे कोई भी बिजनेस हो, चलाना आसान हो जाता है। ये 5 सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक बिजनेस के हेल्थ चेकअप की तरह हैं। जैसे डॉक्टर हमारे शरीर के 5 जरूरी टेस्ट करता है, वैसे ही ये 5 सवाल हमारे बिजनेस की सेहत बताते हैं। क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन बैंक में पैसा नहीं दिख रहा? हो सकता है कि आपका कैश फ्लो कमजोर हो, या फिर आप तो सोचते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन असल में खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है। तब जाकर पता चलता है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो 2 अलग चीजें हैं और दोनों का खेल समझना जरूरी है। राज जैसे हजारों लोग हैं जो अपने सपनों को लेकर निकलते हैं, पर फाइनेंस की अनदेखी उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन 5 सवालों का जवाब कैसे ढूंढना है, तो न सिर्फ उनका बिजनेस बचेगा बल्कि वो उड़ान भी भरेगा। यह कहानी सिर्फ अकाउंटिंग या नंबरों की नहीं है, यह समझने की है कि पैसा कैसे काम करता है। और जब आप ये जान जाते हो तो आप अपने बिजनेस के असली कंडक्टर बन जाते हो, जहां हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है और हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। फाइनेंस की दुनिया जटिल लग सकती है, लेकिन जब उसे इंसानी कहानियों, जिंदगी की असल चुनौतियों और आसान सवालों के जरिए समझा जाए तो हर कोई इसे सीख सकता है। और यही सिखाया गया है यहाँ। यही है वो पहला दरवाजा जो आपको बिजनेस की असल समझ तक ले जाता है। अगर आप भी अपने सपनों को उद्यान देना चाहते हैं तो इन 5 सवालों का जवाब ढूंढना सीखिए। ये सवाल आपको डराएंगे नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास बनाएंगे, और एक दिन आप भी कहेंगे फाइनेंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस एनीमोर। चैप्टर 2,
आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट। आय विवरण या जिसे हम अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, एक ऐसा आईना है जो किसी भी व्यवसाय की कमाई और खर्चों की पूरी कहानी बयां करता है। यह सिर्फ आंकड़ों की एक लकीर नहीं है, इसमें छिपा होता है हर उस मेहनत का नतीजा जो किसी बिजनेस ने दिन रात एक करके कमाई है। एक छोटा व्यापारी है, रमेश। रमेश ने एक छोटी सी कॉफी शॉप खोली थी, सपनों से भरी आंखों के साथ। महीने दर महीने उसने कॉफी बेची, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की और हर दिन कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ा। लेकिन साल के अंत में जब उसे यह जानना था कि उसका सपना अब तक कहां पहुंचा है, तो वो कागज का एक टुकड़ा निकालता है, इनकम स्टेटमेंट। यह दस्तावेज रमेश को बताता है कि उसने कितनी बिक्री की, कितने पैसे आए, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बिक्री में से जो खर्च हुए, जैसे दूध, कॉफी बीन्स, कर्मचारियों की तनख्वाह, किराया, वो सारे खर्च एक एक करके घटते जाते हैं और अंत में जो बचता है वो होता है उसका असली लाभ या नेट प्रॉफिट। पर यहां सबसे गहरी बात यह है कि ये आय विवरण सिर्फ पैसे का लेखा जोखा नहीं देता, ये व्यापार की आत्मा को समझने का जरिया है। इसमें छिपी होती है वो कहानी जब एक दिन बिक्री बहुत कम हुई थी लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी, या वो दिन जब खर्च अचानक बढ़ गया था लेकिन उसने संयम से काम लिया। हर एक लाइन, चाहे वो ग्रोस प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक भावनात्मक कहानी कहती है उस संघर्ष की जो हर उद्यमी अपने बिजनेस में जीता है। यहां एक और दिलचस्प पहलू है, कभी कभी बिक्री बहुत होती है लेकिन खर्च इतने अधिक होते हैं कि लाभ शून्य या नुकसान हो जाता है। ऐसे में आय विवरण उस रोशनी की तरह होता है जो बताता है कि कहां गलती हुई, कहां सुधार की जरूरत है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े सीईओ भी इनकम स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये उन्हें सच्चाई दिखाता है बिना किसी लाग लपेट के। और अगर कोई अपने बिजनेस की दिशा समझना चाहता है तो ये दस्तावेज उसका कंपास है। इससे न सिर्फ वर्तमान स्थिति का पता चलता है बल्कि भविष्य की योजना भी बनाई जा सकती है। ये जानना कि कौन सी सेवा या प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा दे रही है और कहां अनावश्यक खर्च हो रहा है, सब कुछ इसमें साफ साफ दिखता है। आखिर में आय विवरण सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक कहानी है, उस जुनून की, उस मेहनत की और उस विश्वास की जो हर बिजनेस में होता है। ये हमें सिखाता है कि आंकड़ों के पीछे भी जज्बात होते हैं और जब हम इन जज्बातों को समझते हैं तभी हम असली बिजनेस माइंड बनते हैं। अगर आप भी अपने सपनों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो इनकम स्टेटमेंट को समझना आपके लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी अपनी मेहनत को यूं आंकड़ों में देखा है? चैप्टर 3, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सुनने में यह शब्द जितना भारी लगता है, असल में इसका कनेक्शन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरा है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को जानना हो कि उसकी जिंदगी में असली संपत्ति क्या है और उस पर कितने कर्ज हैं, तो वो कैसे पता करेगा? वो एक लिस्ट बनाएगा, उसके पास क्या क्या है और उस पर कितना बकाया है। यही चीज एक बिजनेस के लिए बैलेंस शीट करती है, सिर्फ ज्यादा गहराई से, ज्यादा जिम्मेदारी से। अब एक कहानी सुनिए। रवि नाम का एक लड़का था जिसे बिजनेस शुरू करना था। उसके पास कुछ पैसे थे, थोड़ा कर्ज भी और बहुत सारे सपने। लेकिन जब उसने अपने अकाउंटेंट दोस्त को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया तो उस दोस्त ने सबसे पहले कहा, तेरे पास बैलेंस शीट तैयार है। रवि हक्का बक्का रह गया। बैलेंस शीट? वो क्यों? दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अगर तू नहीं जानता कि तेरे पास क्या है और क्या उधार में लिया है तो तू कभी नहीं जान पाएगा कि तेरा बिजनेस असल में खड़ा है या सिर्फ हवा में तैर रहा है। बैलेंस शीट 2 हिस्सों में बंटी होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब आपके पास क्या है, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग्स या फिर कस्टमर्स से मिलने वाले पैसे। वहीं लायबिलिटीज होती हैं वो जिम्मेदारियां जो आपने दूसरों से ली हैं, कर्ज, सप्लायर्स के पैसे या फिर शॉर्ट टर्म पेमेंट्स। और फिर आता है ओनर्स इक्विटी, यानी जो बचेगा अगर आप सारी लायबिलिटीज चुका दें, वही असली आपका हिस्सा है। इसे यूं समझिए जैसे कोई परिवार अपने सालों की कमाई और खर्चों का लेखा जोखा रख रहा हो। पिताजी की तनख्वाह, घर की ईएमआई, बच्चों की फीस और बैंक में जमा पैसे, सब कुछ एक ही पन्ने पर। वो पन्ना ही उनकी बैलेंस शीट है। जब वो उस पर नजर डालते हैं तो समझ पाते हैं कि उनकी जिंदगी की असली स्थिति क्या है। ठीक वैसे ही
एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट देखकर यह तय करती है कि उसका भविष्य सुरक्षित है या खतरे में। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। बैलेंस शीट एक कहानी कहती है, एक कंपनी के सफर की। वो बताती है कि उसने अब तक क्या कमाया, क्या खोया और किन पर भरोसा करके आगे बढ़ रही है। एक कंपनी जो खुद पर बहुत कर्ज ले लेती है लेकिन उसका रिटर्न उतना नहीं आता, उसकी बैलेंस शीट कमजोर हो जाती है। वहीं जो कंपनी धीरे धीरे सोच समझकर एसेट्स बनाती है और लायबिलिटीज को कंट्रोल में रखती है, उसकी बैलेंस शीट एक मजबूत इमारत की नींव बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप खुद कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और आपने अपनी बैलेंस शीट नहीं देखी, तो आप किसी अंधेरे रास्ते पर आंखें बंद करके चल रहे हैं। यह सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि आपका फाइनेंशियल मिरर है जो आपको सच दिखाता है। बैलेंस शीट डराने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। यह आपको बताती है कि आप कहां खड़े हैं और कितनी दूर जा सकते हैं। और यही समझ, यही क्लैरिटी एक साधारण व्यापारी को एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बना देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ एक सपना न रहे बल्कि एक मजबूत हकीकत बने, तो अपनी बैलेंस शीट को समझना शुरू करिए, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते और बैलेंस शीट वो तो आपकी सच्ची तस्वीर है। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रिलेटेबल लगा। चैप्टर 4, नकदी प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिसमें मुनाफा तो बहुत दिख रहा है, लेकिन महीने के आखिर में जब आप बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें पैसे नहीं के बराबर हैं। मन में सवाल उठता है, इतना प्रॉफिट तो दिख रहा था, फिर पैसे गए कहां? यही सवाल लाखों बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और यहां तक कि कई अनुभवी मैनेजर्स के दिमाग में घूमता है। जवाब है कैश फ्लो। प्रॉफिट और कैश दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। प्रॉफिट किताबों में दिखता है, लेकिन कैश वो है जो आपके बिजनेस को जिंदा रखता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बिजनेस की असली सेहत समझनी है तो सिर्फ प्रॉफिट देखकर काम नहीं चलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी रिपोर्ट है जो बिजनेस में आने और जाने वाले पैसों की असल कहानी बताती है। चाहे आपने उधारी में सामान बेचा हो या किसी बड़े क्लाइंट से पेमेंट लेना बाकी हो, ये सब बातें आपकी प्रॉफिट रिपोर्ट में तो दिखाई देंगी, लेकिन असल में कैश कब आया और कब गया, ये सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। सिर्फ कैश फ्लो। एक बार की बात है, एक छोटे शहर में मायाज बुटीक नाम की एक शॉप थी। मायालता नाम की महिला ने वो बुटीक खोला था और पहले ही साल में उसे अच्छा प्रॉफिट भी दिखने लगा। लेकिन जैसे जैसे महीनों ने रफ्तार पकड़ी, वो तनाव में आ गई। स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, रेंट सब देने के बाद अकाउंट में पैसे नहीं बचते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तू प्रॉफिट देख रही है लेकिन कैश फ्लो देखा है कभी? उसने पहली बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा और चौंक गई। ज्यादातर कैश तो इन्वेंट्री में फंसा हुआ था, कुछ क्लाइंट्स ने पेमेंट अभी तक नहीं किया था और कुछ खर्चे ऐसे थे जो हर महीने बिना नोटिस लिए अकाउंट से निकल रहे थे। उसको मती से नैतिक काउंटता रहता था। यहीं से उसकी असली सीख शुरू हुई। उसने अपने बिजनेस के फ्लो को समझा और धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल में लाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हिस्सों में बंटा होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होते हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस से जुड़े होते हैं, जैसे सामान बेचना, पेमेंट लेना, खर्च करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो कैश आता जाता है जो किसी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, जैसे मशीनरी खरीदना या किसी कंपनी में पैसा लगाना। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो कैश मूवमेंट होता है जो लोन लेने या चुकाने और शेयर जारी करने जैसे कामों से जुड़ा होता है। यहां पर हम एक और दिलचस्प सच्ची कहानी की बात करें। एक स्टार्टअप ने हाल ही में 5 करोड़ की फंडिंग हासिल की थी। सबको लगा अब तो कंपनी उड़ान भरेगी, लेकिन 1 साल बाद ही कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने फंडिंग तो ली लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। पैसा ज्यादा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला गया और ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होता रहा। जब रोज के खर्चों के लिए पैसे नहीं बचे तो बिजनेस टिक नहीं पाया। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि आपकी कंपनी के पैसे कैसे और कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। ये वो आईना है जो बिजनेस की नकदी स्थिति को पूरी ईमानदारी से दिखाता है, बिना किसी श्रृंगार के। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या बनने का सपना रखते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि कैश फ्लो ही है जो आपके आइडिया को जमीन पर टिकाए रखता है।
प्रॉफिट सिर्फ कागज पर जीता है, लेकिन कैश ही वो ऑक्सीजन है जिससे आपका बिजनेस सांस लेता है। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी की सेहत जानना चाहें तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जरूर देखिए। यही असली कहानी बताता है। चैप्टर 5, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज चला रहे हैं जो एक बड़े समुद्र में यात्रा कर रहा है। आपके पास न तो कोई नक्शा है, न ही कोई कंपास, बस आपकी आंखें हैं और अनिश्चित दिशा में बहती लहरें। क्या आप उस जहाज को सही मंजिल तक पहुंचा पाएंगे? शायद नहीं। अब सोचिए कि अगर आपके पास एक कंपास हो, दिशा सूचक यंत्र हो और मौसम की सही जानकारी हो, तो आप कितनी आसानी से उस सफर को तय कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही व्यापार की दुनिया में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs वही दिशा सूचक होते हैं जो किसी भी कंपनी को उसकी मंजिल यानी सफलता तक का नतीजा पहुंचाने में मदद करते हैं। हर बिजनेस एक कहानी कहता है, कभी संघर्ष की, कभी उन्नति की, लेकिन इन कहानियों की सच्चाई आंकड़ों में छुपी होती है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वही आंकड़े हैं जो उस कहानी को अर्थ देते हैं। एक छोटा बिजनेस हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, यदि वह यह नहीं जानती कि उसे किस दिशा में बढ़ना है, क्या सुधार करना है और कौन से हिस्से में खतरा है, तो वह बहुत जल्द रास्ता भटक सकती है। एक युवा उद्यमी राज ने हाल ही में एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर शुरू किया। शुरुआत में बिक्री ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ महीनों बाद गिरावट आने लगी। राज को समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहां है। वह अपने कर्मचारियों पर शक करने लगा, मार्केटिंग एजेंसी को दोष देने लगा, पर फिर किसी ने उसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बताया। उसने अपने बिजनेस के लिए कुछ मुख्य इंडिकेटर्स चुने, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन रेट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और कस्टमर रिटेंशन रेट। जैसे जैसे उसने इन मैट्रिक्स को ट्रैक करना शुरू किया, असल समस्या उसके सामने आने लगी। लोग वेबसाइट पर आ तो रहे थे, लेकिन खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट पेज स्लो लोड हो रहा था और मोबाइल पर ठीक से नहीं खुलता था। उसने सुधार किए, UX डिजाइन बेहतर किया और 1 महीने के अंदर उसका कन्वर्जन रेट 3% से बढ़कर 7% हो गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि डेटा सिर्फ नंबर नहीं होते, ये बिजनेस की नब्ज होते हैं। अगर आप नब्ज को पढ़ सकते हैं तो बीमारी से पहले ही इलाज कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सिर्फ बड़े मैनेजरों या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की चीज नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो ग्रोथ चाहता है, जो चाहता है कि उसका मेहनत से बना व्यापार सिर्फ जिंदा न रहे, बल्कि फलता फूलता रहे। इन्हें देखकर आप यह जान सकते हैं कि आपका मार्केटिंग अभियान कितना असरदार है, आपकी टीम कितनी एफिशिएंट है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और ग्राहक आपसे दोबारा जुड़ना चाहता है या नहीं। इन आंकड़ों के बिना बिजनेस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, पर जब आपके पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं तो आप अपनी रणनीति को डेटा के साथ मिलाकर ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। इसलिए याद रखिए, आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप उसे सही दिशा देंगे, और वह दिशा मिलती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो अपने बिजनेस में इन संकेतकों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये आपकी कहानी को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। बताइए, क्या आपने कभी अपने बिजनेस में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को फॉलो किया है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हर कहानी दूसरों के लिए एक सबक हो सकती है। चैप्टर 6, अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर महीने लाखों रुपए कमाता है, पर फिर भी महीने के अंत तक कर्ज में डूबा होता है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, महंगे कपड़े, लेकिन अंदर से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर होती जा रही है। अब सोचिए, अगर हमें उस व्यक्ति की असली आर्थिक स्थिति समझनी हो तो सिर्फ उसकी कमाई देखना काफी नहीं होगा, है ना? हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कितनी बचत करता है, कितना उधार ले चुका है, उसका खर्च कैसा है और उसके पास कितनी संपत्ति है। यही काम बिजनेस की दुनिया में रेशियो एनालिसिस करता है। वो पर्दे के पीछे की असलियत दिखाता है। कई बार बिजनेस के चमकते आंकड़े हमें धोखा दे देते हैं। मुनाफा बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या वो मुनाफा स्थायी है? क्या कंपनी वाकई में अपनी देनदारियों को समय पर चुका सकती है? क्या उसका नकदी प्रवाह, कैश फ्लो संतुलित है? रेशियो एनालिसिस
यहीं पर असली हीरो बनकर सामने आता है। ये वो टूल है जो किसी भी बिजनेस की सेहत का गहराई से परीक्षण करता है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट बीट चेक करके बीमारी का अंदाजा लगाते हैं। सोचिए, दो कंपनियां हैं, दोनों का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ है। पहली कंपनी के पास बहुत कम कर्ज है, लेकिन उसकी मुनाफे की मार्जिन बहुत पतली है। दूसरी कंपनी की कमाई तो उतनी ही है, पर उसके ऊपर भारी कर्ज चढ़ा हुआ है। अब अगर सिर्फ टर्नओवर देखकर निवेश किया जाए तो रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम उनकी लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो को गौर से देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। रेशियो एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी का मुनाफा कितना स्थायी है, उसकी नकदी स्थिति कैसी है और वो भविष्य में किन खतरों का सामना कर सकती है। ये कुछ नंबरों का खेल नहीं है, यह है एक बिजनेस की आत्मा को पढ़ने की कला। जैसे किसी रिश्ते को समझने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं पढ़नी होती हैं, वैसे ही किसी कंपनी को समझने के लिए सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं, उनके पीछे छिपे अनुपातों को समझना होता है। रेशियो एनालिसिस उन संकेतों को पकड़ता है जो बाकी सब अनदेखा कर देते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन ने कहा था, मैंने अपनी कंपनी की रिपोर्ट हर बार देखी, पर जब मैंने रेशियो एनालिसिस सीखा तभी मुझे असल खतरे का पता चला। उसी समझ ने उसकी कंपनी को एक बड़े घाटे से बचा लिया। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक चेतावनी है। आंकड़े गुमराह कर सकते हैं, लेकिन रेशियो कभी झूठ नहीं बोलते। आप जब भी किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें या फिर अपने खुद के बिजनेस की स्थिति को जांचना चाहें तो केवल रेवेन्यू या प्रॉफिट तक सीमित मत रहें, थोड़ा गहराई में जाएं, रेशियोज को समझें, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल कहानी कितनी मजबूत है और कितनी देर तक टिकेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे ही नहीं बल्कि असल में मजबूत भी हो, तो रेशियो एनालिसिस आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त है। चैप्टर 7 बजट और पूर्वानुमान यानी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजट और पूर्वानुमान, यह दो शब्द सुनने में जितने साधारण लगते हैं, असल जिंदगी में उतने ही गहरे और प्रभावशाली होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां मंजिल तो है लेकिन रास्ता धुंधला है। ऐसे में अगर आपके पास एक नक्शा हो, एक दिशा हो, तो आपकी यात्रा कितनी आसान और सुरक्षित हो जाती है। यही भूमिका होती है बजट और फोरकास्टिंग की। एक व्यवसाय के लिए यह नक्शा होते हैं जो न सिर्फ वर्तमान की स्थिति दिखाते हैं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी रोशनी में लाते हैं। हर व्यवसाय में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बाजार तेजी पर होता है तो कभी मंदी का साया गहरा हो जाता है। अब सोचिए, एक छोटा सा बेकरी स्टोर जहां रोज दर्जनों केक और ब्रेड बनते हैं, अगर उसके मालिक को यह अंदाजा ही ना हो कि अगले महीने त्योहारी सीजन है और मांग दोगुनी हो जाएगी, तो क्या वो पर्याप्त सामग्री खरीद पाएगा? क्या वो कर्मचारियों की व्यवस्था समय पर कर पाएगा? नहीं। ऐसे में बजट और पूर्वानुमान ही वो ताकत बनते हैं जो उसे तैयार रखते हैं और न केवल जोखिम से बचाते हैं बल्कि मुनाफे के नए रास्ते भी खोलते हैं। बजट बनाना महज नंबर लिखना नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। यह आपको अपनी सीमाओं का एहसास कराता है और साथ ही यह भी बताता है कि आप उन सीमाओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यह आपको बताता है कि आपके पास कितने संसाधन हैं और उन्हें कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे एक किसान अपनी जमीन, बीज और पानी का हिसाब लगाता है ताकि फसल अच्छी हो, वैसे ही व्यवसायी अपने पैसे, स्टाफ और समय को प्लान करता है। फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान एक भविष्यदर्शी चश्मे की तरह है। यह अतीत के आंकड़ों, वर्तमान की स्थितियों और आने वाले समय की संभावनाओं को जोड़कर एक तस्वीर बनाता है, एक संभावित भविष्य की तस्वीर। मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने पिछले साल नवंबर और दिसंबर में भारी सेल की थी। अगर वो उस डेटा को देखकर यह फोरकास्ट करे कि इस बार और ज्यादा मांग होगी, तो वो पहले से स्टॉक बढ़ा सकती है, मार्केटिंग तेज कर सकती है और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत कर सकती है। इससे वो न सिर्फ बिक्री बढ़ा पाएगी बल्कि ग्राहकों को भी बेहतर अनुभव देगी। असल में बजट और पूर्वानुमान वो इन्वेस्टमेंट हैं जो हमें आने वाले कल के लिए आज तैयार करते हैं। ये हमें आशावादी बनाते हैं लेकिन साथ ही यथार्थवादी भी। अगर आप केवल उम्मीद पर चलेंगे तो गिरने का खतरा बना रहेगा, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ठोकर खाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हर छोटा बड़ा बिजनेस, चाहे वो एक स्टार्टअप हो या कोई बड़ी कंपनी, सबको इस कला को समझना जरूरी है, क्योंकि पैसा तभी टिकता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए, और दिशा तभी मिलती है
जब हमें मालूम हो कि हमारी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो अगर आप एक उद्यमी हैं या कोई नौकरी पेशा जो अपने विभाग को बेहतर बनाना चाहता है या कोई युवा जो खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है, तो बजटिंग और फोरकास्टिंग को सिर्फ एक फाइनेंस टूल ना समझिए, इसे अपना विजन बनाइए। यही वो कदम है जो आपको सिर्फ बिजनेस चलाने वाला नहीं बल्कि एक स्मार्ट और रणनीतिक सोच वाला लीडर बनाएंगे। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो यकीन मानिए आप अपने फाइनेंस की कमान खुद संभालने के लिए एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं। चैप्टर 8, लाभ सुधार यानी प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। बात जब किसी बिजनेस को सफल बनाने की हो तो हम अक्सर बड़े बड़े आइडियाज, मार्केटिंग ट्रिक्स या फिर टीम वर्क की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी चीज ने हर बिजनेस की नींव को मजबूत किया है तो वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट अपने आप नहीं आता, उसे सुधारना पड़ता है, संवारा जाता है और सबसे ज्यादा समझा जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा कैफे है जिसे रिया नाम की लड़की चलाती है। उसका खाना बेहतरीन है, ग्राहक खुश हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब रिया अपने अकाउंट्स देखती है तो वो चौंक जाती है। इतना मेहनत करने के बावजूद मुनाफा ना के बराबर है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो दिल से काम करता है लेकिन पैसों की समझ नहीं रखता। प्रॉफिट को बेहतर बनाने का रास्ता सिर्फ खर्चे कम करने से नहीं गुजरता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर बिजली का बिल कम कर दिया या 2 वर्कर्स की जगह 1 रख लिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन असली सुधार तब आता है जब हम अपने बिजनेस को अंदर से समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है, कौन सा बस जगह ले रहा है, कौन से ग्राहक वाकई फायदेमंद हैं और कौन से सिर्फ टाइम पास करवा रहे हैं। इमेजिन करो आप एक स्टोर चला रहे हो और आपके पास 10 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से 2 ऐसे हैं जो आपकी आधी कमाई लाते हैं, लेकिन आप उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वो सिंपल लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो वही प्रोडक्ट्स आपके गेम चेंजर हो सकते हैं। प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप कॉस्ट को सिर्फ कम ना करें बल्कि समझदारी से खर्च करें। कभी कभी एक अच्छा निवेश जैसे कि एक बेहतर मशीन, एक स्किल्ड कर्मचारी या एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी अर्निंग को कई गुना बढ़ा सकता है। अब बात करें माइंडसेट की। कई एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि प्रॉफिट कमाना किसी लालच का नाम है, लेकिन सच तो यह है कि बिना मुनाफे के ना आप अपने स्टाफ को खुश रख सकते हो, ना अपनी सर्विस को बेहतर बना सकते हो। प्रॉफिट गिव्स यू फ्रीडम, सोचने की, बढ़ने की और असल में वैल्यू क्रिएट करने की। और फिर आता है डेटा। हाँ, वही बोरिंग दिखने वाला डेटा जो असल में आपको बताता है कि आपकी कंपनी की नब्ज कैसी चल रही है। ग्रोस मार्जिन, नेट प्रॉफिट, ROI, ये सब फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, ये आपके सपनों की सच्चाई हैं। जब आप इन्हें समझ लेते हो तो आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हो, एडवाइजर्स पर डिपेंड नहीं करते। रिया की तरह अगर आप भी अपने बिजनेस में मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो पॉज करो और सोचो, क्या आप सिर्फ काम कर रहे हो या समझदारी से काम कर रहे हो। प्रॉफिट सुधारने का मतलब है स्मार्ट बनना, और स्मार्ट बनने के लिए आपको अपनी कमाई, खर्च और रणनीति तीनों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। यही है असली फायदा समझदारी से बिजनेस चलाने का, जहां मेहनत रंग लाती है और आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई वाकई आपके सपनों को शेप दे तो प्रॉफिट को समझो, उसका एनालिसिस करो और फिर ऐसे डिसीजंस लो जो ना सिर्फ आज फायदेमंद हों बल्कि आपके आने वाले कल को भी सिक्योर करें। चैप्टर 9, व्यवसायिक मामलों और निवेश मूल्यांकन यानी बिजनेस केसेस एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं जहां 2 रास्ते हैं, एक सुरक्षित और जाना पहचाना और दूसरा अनजान लेकिन उम्मीदों से भरा। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो जो यह बता सके कि कौन सा रास्ता भविष्य में आपको ज्यादा लाभ देगा, क्या आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? फाइनेंस की दुनिया में यही काम करता है बिजनेस केस और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये वो मैप्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि कौन सी राह पर चलकर हमारी मेहनत, पैसा और समय वाकई में सही दिशा में लगेगा या नहीं। कई बार बिजनेस में बड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, किसी मशीन में इन्वेस्ट करना है या किसी नए मार्केट में कदम रखना है। ये फैसले आसान नहीं होते। हर कदम पर एक सवाल होता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है?
और यहीं से शुरुआत होती है सोचने की, समझने की और गहराई से आकलन करने की। एक बार की बात है, एक छोटी कंपनी के मालिक रोहित ने सोचा कि वह अपनी प्रोडक्शन यूनिट को अपडेट करेगा। नया मशीन लाना महंगा था, लेकिन इससे क्वालिटी बेहतर होती और समय की बचत भी होती। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह पुरानी मशीन से काम चलाए या फिर नए में इन्वेस्ट करे। यहां रोहित ने एक बिजनेस केस बनाया। उसने अनुमान लगाया कि नई मशीन से अगले 5 साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना खर्चा बचेगा और कितने नए क्लाइंट्स जोड़े जा सकते हैं। उसने अपने फैसले को सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं, बल्कि नंबर्स और लॉजिक पर आधारित किया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यहीं पर काम आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR जैसे टूल्स मदद करते हैं भविष्य की सही तस्वीर समझने में। ये न सिर्फ बताते हैं कि पैसा कब वापस आएगा, बल्कि यह भी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को क्या फायदा होगा। लेकिन केवल नंबर ही सब कुछ नहीं होते। एक अच्छा बिजनेस केस ये भी देखता है कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कंपनी की विजन से मेल खाता है या नहीं, एम्प्लॉइज पर इसका क्या असर पड़ेगा और मार्केट में कंपनी की पोजीशन कैसे बदलेगी। हर डिसीजन एक कहानी है जिसमें सपने हैं, रिस्क है, डर है और उम्मीद भी। बिजनेस केस उस कहानी की रूपरेखा है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल उसका क्लाइमैक्स तय करता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या किसी कंपनी में डिसीजन मेकर हैं, तो यह समझना जरूरी है कि गट फीलिंग तभी काम करती है जब उसके पीछे सॉलिड एनालिसिस हो, वरना रिस्क इमोशनल एक्साइटमेंट में बदल जाता है और नुकसान का कारण बनता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा कदम उठाएं, सोचिए, जांचिए, आंकिए और फिर फैसला लीजिए। पैसा लगाना आसान है, पर सही जगह लगाना कला है, और यही कला सिखाता है ये चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर इन्वेस्टमेंट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बने, तो बिजनेस केस और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही फर्क करता है एक सफल बिजनेस और एक असफल गैम्बल के बीच। तो अगली बार जब आप किसी नए आइडिया पर काम करें, अपने मन की सुनिए, पर दिमाग से जरूर पूछिए, इज इट रियली वर्थ इट? यही सोच आपको आगे ले जाएगी और यहीं से शुरू होता है स्मार्ट फाइनेंस का असली सफर। चैप्टर 10, कार्यशील पूंजी प्रबंधन यानी मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल। एक छोटा व्यवसाय हो या कोई बड़ी कंपनी, जब तक पैसे का प्रवाह सही नहीं होगा, तब तक व्यापार चलाना ऐसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के कार को स्टार्ट करने की कोशिश करना। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल वही पेट्रोल है जो बिजनेस की गाड़ी को चलाता है। लेकिन इस पूंजी का प्रबंधन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जहां एक बिजनेस रोज खुद को जिंदा रखने के लिए लड़ता है। कल्पना कीजिए एक व्यापारी की जो दिन रात मेहनत करता है। उसके पास अच्छे ग्राहक हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड है, मुनाफा भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उसे अपने स्टाफ को सैलरी देने में मुश्किल हो जाती है। वजह, उसके पास कैश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ग्राहक पेमेंट समय पर नहीं करते, सप्लायर्स को एडवांस देना पड़ता है, और इन सब के बीच जो पैसा फंसा होता है वही उसकी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपके पास कितनी नकदी उपलब्ध है दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए। इसमें 3 चीजें आती हैं। आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, ग्राहक से कितनी उधारी वसूलनी है और सप्लायर को कितनी देनी है। इस संतुलन को संभालना ही असली खेल है। मान लीजिए आपके पास 50 लाख का बिजनेस है, लेकिन उसमें से 40 लाख रुपए तो उधारी में अटक गए हैं। वो पैसा जो आपके पास होना चाहिए वो कहीं और फंसा पड़ा है। ऐसे में चाहे मुनाफा हो भी, लेकिन बिजनेस की हालत कमजोर बनी रहती है। यही कारण है कि बड़े बड़े बिजनेस भी कभी कभी कैश की कमी से डूब जाते हैं। अब बात करते हैं उस भाव की जो हर बिजनेसमैन के दिल में होती है। सपना बड़ा है लेकिन संसाधन कम है। यह अध्याय उस सपने को सच करने का रास्ता दिखाता है। जब हम अपने ग्राहकों से समय पर पेमेंट लेना सीख जाते हैं, सप्लायर्स से थोड़ी छूट या लंबी क्रेडिट अवधि की बात कर लेते हैं और स्टॉक को इस तरह मैनेज करते हैं कि न कुछ एक्स्ट्रा जमा हो और न ही जरूरत के समय कमी हो, तभी जाकर हम अपने बिजनेस को स्थिरता दे पाते हैं। एक बार एक युवा उद्यमी ने कहा, प्रॉफिट मुझे सक्सेस का एहसास दिलाता है, लेकिन कैश फ्लो मुझे सुकून देता है। यही भाव इस अध्याय का सार है। वर्किंग कैपिटल को समझना मतलब अपने बिजनेस की सांसों को सुनना। कब वो धीमी हो रही है, कब दौड़ रही है और कब उसे आराम की जरूरत है। जब एक व्यवसाय ये जान लेता है कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं, बल्कि उसे सही समय पर और सही जगह पर बनाए रखने की भी कला है,
तभी वह सच में वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन पाता है। यही नहीं, यह समझ एक लीडर को एक बेहतर निर्णयकर्ता बनाती है, जो केवल मुनाफे के पीछे नहीं भागता बल्कि बिजनेस की सेहत का ध्यान भी रखता है। और यही होता है असली ग्रोथ का रहस्य। अगर आप भी अपने व्यापार को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि उड़ाना चाहते हैं, तो वर्किंग कैपिटल को नजरअंदाज करना वैसा ही होगा जैसे पैराशूट के बिना आसमान में छलांग लगाना। समझिए, अपनाइए और अपने बिजनेस को वो उड़ान दीजिए जिसका आपने सपना देखा है। चैप्टर 11, वित्त जुटाना यानी रेजिंग फाइनेंस। कल्पना कीजिए कि आप एक शानदार आइडिया के साथ बैठे हैं, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, पैसा। आप जानते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस जरूरत की फंडिंग कहां से आएगी? वित्त जुटाना सिर्फ पैसे मांगने का खेल नहीं है, यह एक कला है, एक साइंस है, और सबसे बड़ी बात, यह एक विश्वास का खेल है। जब कोई व्यक्ति, कोई बैंक या कोई निवेशक आपको पैसा देता है तो वो आपके आइडिया में, आपके विजन में और आपके ऊपर भरोसा करता है। इसलिए फंडिंग पाना सिर्फ बैलेंस शीट दिखाने की बात नहीं होती, यह कहानी सुनाने की बात होती है। एक ऐसी कहानी जो आपके सपने और आपके बिजनेस के भविष्य को जिंदा कर देती है। मान लीजिए कि एक युवा उद्यमी है जिसका नाम रोहित है। उसने एक इनोवेटिव हेल्थ टेक स्टार्टअप शुरू किया है जो लोगों को सस्ते और समय पर मेडिकल सॉल्यूशंस देता है। लेकिन कुछ महीनों में ही उसे समझ आ जाता है कि बिना फंड के उसका आइडिया सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। वह बैंक के पास जाता है, लेकिन बैंक केवल उसके पिछले रिकॉर्ड्स और कोलैटरल की बात करता है। फिर वह एंजल इन्वेस्टर से मिलता है जो उसके आइडिया को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी भी हो। यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा सवाल, क्या आप फंड्स के लिए अपनी कंपनी का कंट्रोल देने के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जो कई उद्यमियों को रातों की नींद हराम कर देती है। इक्विटी फंडिंग, जहां आप शेयर बेचते हैं, आपको पैसा तो देती है लेकिन आपकी आजादी पर असर डालती है। वहीं डेट फंडिंग आपको लोन देती है, जहां कंट्रोल आपका रहता है, लेकिन हर महीने ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर होती है। फाइनेंस की इस दुनिया में एक और रास्ता है, क्राउड फंडिंग। यह नया और दिलचस्प तरीका है जहां लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस में विश्वास जताकर छोटी छोटी रकम देकर आपकी मदद करते हैं। यह न सिर्फ पैसे जुटाने का तरीका है, बल्कि यह मार्केट में आपके आइडिया की वैल्यू भी दिखाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि फंडिंग पाना कभी आसान नहीं होता। हर एक मीटिंग, हर एक पिच एक इम्तिहान होता है। आपको अपनी बात को इस तरह रखना होता है कि सामने वाला आपके अंदर एक विजनरी लीडर देखे, एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेने से नहीं डरता और जिसे अपने आइडिया पर पूरा यकीन है। फाइनेंस जुटाने की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि पैसों से ज्यादा जरूरी होती है आपकी कहानी, आपकी रणनीति और आपकी सच्चाई। निवेशक सिर्फ आंकड़े नहीं देखते, वो आपकी आंखों में चमक और आपके शब्दों में जुनून ढूंढते हैं। तो अगर आप भी कभी किसी स्टार्टअप या बिजनेस के सपने देख रहे हैं, तो याद रखिए, फंडिंग सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का जरिया नहीं है, ये आपके सपनों को उड़ान देने का पहला कदम है। अपने आइडिया पर भरोसा रखिए, अपने प्लान को साफ सुथरा बनाइए और फिर पूरी दुनिया को दिखाइए कि क्यों आपके सपने में निवेश करना किसी भी इन्वेस्टर का सबसे अच्छा फैसला हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए? चैप्टर 12, व्यवसाय का मूल्यांकन यानी वैल्यूइंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की असली कीमत क्या है? यह सवाल जितना आसान लगता है, उसका जवाब उतना ही जटिल और दिलचस्प होता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा चाय का ठेला हो या करोड़ों का एक कॉर्पोरेट ब्रांड, दोनों की वैल्यू सिर्फ उनके बैंक बैलेंस या प्रॉफिट से नहीं तय होती। असली वैल्यू उस भरोसे, उस मेहनत, उस भविष्य की संभावना में छुपी होती है जो उस बिजनेस के पीछे होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो पिछले 10 सालों से अपने छोटे से कैफे में हर दिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम कर रहा है। उसने अपने हाथों से हर दीवार सजाई है, हर ग्राहक से रिश्ता बनाया है और हर दिन एक सपना देखा है कि एक दिन उसका कैफे एक ब्रांड बनेगा। अब अगर कोई आए और बोले कि उसका बिजनेस सिर्फ 5 लाख का है, तो क्या वो कीमत सही होगी? शायद नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ पैसा नहीं, भावना है, मेहनत है और भविष्य की संभावनाएं हैं। बिजनेस वैल्यूएशन सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये एक कहानी है उस जर्नी की, उस इम्पैक्ट की
जो एक बिजनेस क्रिएट करता है। हाँ, नंबर्स मैटर करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, EBITDA, एसेट्स, लायबिलिटीज। लेकिन जो चीज इनविजिबल होती है वही असली गेम चेंजर होती है। जैसे किसी ऐप की वैल्यू सिर्फ उसके डाउनलोड से नहीं होती, बल्कि उसके यूजर बेस, उनकी एंगेजमेंट और उसके स्केलेबल होने की पोटेंशियल से होती है। वैल्यूएशन के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग मल्टीपल मेथड अपनाते हैं, कुछ डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF को मानते हैं। लेकिन किसी भी अप्रोच की कोर में एक बात हमेशा रहती है, क्या यह बिजनेस आने वाले समय में ग्रो करेगा? और सबसे ज्यादा यह भी देखा जाता है कि उस बिजनेस में ऐसी क्या यूनिकनेस है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। उदाहरण के तौर पर नेटफ्लिक्स को देखिए। जब वह DVD रेंटल से स्ट्रीमिंग की तरफ बढ़ा तो उसकी वैल्यूएशन में बेतहाशा उछाल आया, क्योंकि उसने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, उसने लोगों के देखने का तरीका बदल दिया। उसने फ्यूचर को पकड़ लिया था और यही इन्वेस्टर ढूंढते हैं। ऐसा बिजनेस जो न सिर्फ आज कमाए बल्कि कल एक रेवोल्यूशन लाए। वैल्यूइंग अ बिजनेस एक ऐसा आर्ट है जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, साइकोलॉजी और इमेजिनेशन सब मिलते हैं। कभी कभी एक स्ट्रगलिंग कंपनी जिसकी हालत अच्छी नहीं होती, उसकी हिडन वैल्यू बहुत बड़ी होती है। बस वो नजर चाहिए जो पोटेंशियल को देख सके। तो जब अगली बार आप किसी बिजनेस को देखो तो सिर्फ उसके प्रॉफिट और लॉस को मत देखो। देखो कि उसमें कितनी जान है, उसमें क्या सपना छुपा है और उसमें वो स्पार्क है या नहीं जो उसे एक लेगेसी बना सकता है। क्योंकि आखिर में किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी वैल्यू उसके पीछे खड़े लोगों में, उनके विजन में और उस असर में होती है जो वो इस दुनिया पर डाल सकते हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो सोचिए, आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहेंगे? वो जो सिर्फ बैलेंस शीट पर दिखे या वो जो लोगों के दिलों में जिंदा रहे? चैप्टर 13, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय नियंत्रण, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय नियंत्रण, सुनने में ये शब्द थोड़े भारी जरूर लगते हैं, लेकिन जब किसी बड़े बिजनेस की नींव को समझने की बात आती है तो यही वो दो स्तंभ हैं जो किसी कंपनी को केवल चलाते नहीं बल्कि उसे टिकाते हैं। सोचिए एक ऐसी कंपनी की जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिक्री हो रही है, मुनाफा आ रहा है, स्टाफ खुश है, लेकिन एक दिन खबर आती है कि कंपनी के एक डायरेक्टर ने करोड़ों का घोटाला किया है। विश्वास टूटता है, शेयर गिरते हैं और धीरे धीरे वो बिजनेस जो एक समय चमक रहा था बिखरने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां गवर्नेंस थी ही नहीं, कोई देखने वाला टोकने वाला नहीं था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब सिर्फ नियम कायदे नहीं होता, ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि कंपनी का हर निर्णय सही हाथों में है, सही नियत से लिया गया है और कंपनी के हर स्टेक होल्डर, चाहे वो कर्मचारी हो, निवेशक हो या ग्राहक, उनके हितों की रक्षा हो रही है। अपा हित तुमने देखे कि बुआरे रहा था। एक अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना, उनके पास जवाबदेही होना और ट्रांसपेरेंसी का माहौल, ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल की, यानी कंपनी के पैसे का सही इस्तेमाल और सही निगरानी। इमेजिन करो, एक बड़ी शिप है जो समंदर में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कप्तान को यह नहीं पता कि इंजन में तेल कितना है या नक्शा सही दिशा दिखा रहा है या नहीं। अगर सही नियंत्रण नहीं होगा तो चाहे कितनी भी बड़ी शिप हो, डूबना तय है। यही हाल होता है उन कंपनियों का जहां फाइनेंशियल कंट्रोल कमजोर होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब है हर खर्च का हिसाब, हर इनकम की रिपोर्टिंग और सबसे जरूरी, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना। इंटरनल ऑडिट्स, बजट्स, कंप्लायंस सिस्टम्स, ये सब वो टूल्स हैं जो किसी बिजनेस को केओस से बचाते हैं। लेकिन असली बात तब बनती है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल साथ चलते हैं। जब कंपनी के फैसले एथिकल भी होते हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी सही तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, तब न सिर्फ बिजनेस ग्रो करता है बल्कि लोगों का उस पर भरोसा भी बढ़ता है। ये भरोसा ही तो है जो किसी कंपनी को एक ब्रांड बनाता है। बहुत सारे स्कैंडल्स जैसे एनरॉन, सत्यम या वायरकार्ड, इन सब की जड़ में एक ही चीज थी, कमजोर गवर्नेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एप्पल, टाटा या इन्फोसिस जैसे ब्रांड्स समय के साथ और मजबूत हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, भरोसा बनाने पर भी ध्यान दिया। तो जब आप एक बिजनेस चला रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो सिर्फ टारगेट्स और प्रॉफिट पर न भागिए।
सोचिए कि क्या आपकी कंपनी का सिस्टम इतना पारदर्शी है कि कोई भी सवाल उठे तो जवाब साफ हो। क्या आपके पास वो सिस्टम है जो गलतियों को पकड़ सके और उन्हें सुधार सके। क्योंकि अंत में एक बिजनेस का असली मूल्य उसके प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होता है जो लोग उस पर करते हैं। और वो भरोसा आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे अदृश्य लेकिन शक्तिशाली स्तंभों से। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जो हर एंटरप्रेन्योर के दिल के करीब होता है, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।